क्या महाराष्ट्र में और झारखंड में बीजेपी फंस गई है? दो वीडियो से आपको साफ हो जाएगा कि कौन चुनाव जीतने जा रहा है। और राहुल गांधी ने दिलीप मंडल की काट खोज ली है। राहुल गांधी ने बीजेपी के ओबीसीकरण का काट खोज लिया है और जल्दी ही तेलंगाना में जाति जनगणना होगा, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 2024 में नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे थे। अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए का नारा अपनाया। उसके बाद राहुल गांधी ने हाथ में संविधान लिया, जाति जनगणना की बात कही और आरक्षण को 50% कैप हटाने की बात कही और देश ने और खासकर बहुजनों ने इसे दिल से लगाया। और जो कांग्रेस 45 पर थी वो 100 पर चली गई और समाजवादी पार्टी ने 37 का आंकड़ा पार कर लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार के नारे के साथ 241 पर सिमट गए और सरकार की चाबी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान के हाथ आ गई। उसके बाद से ही बीजेपी ने दिलीप मंडल को हायर किया। सोचिए, दिलीप मंडल का विरोध कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेसी भी कर रहे थे और बीजेपी के संघी भी कर रहे थे। उसके बाद भी दिलीप मंडल की प्रधानमंत्री के मीडिया एडवाइजर के तौर पे नियुक्ति हुई। सोचिए, अरविंद कुमार जो लंदन में प्रोफेसर है वो लिखते हैं कि अब तक कोई गैर सवर्ण शख्स पहला है दिलीप मंडल जिनको बीजेपी की सेवाएं लेनी पड़ रही है और वो भी प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार के तौर पे। तो अमित शाह प्रधानमंत्री और आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सब जो है वो दिलीप मंडल के स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं और उनकी भाषण को बोल रहे हैं। तो क्या बीजेपी जीत पाएगी महाराष्ट्र और झारखंड, या कांग्रेस ने अब और बहुजन होने का फैसला किया है? सबसे पहले ये वीडियो देखिए। उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को धूल चटा दी। ये प्रधानमंत्री की महाराष्ट्र की रैली का है जिसको सुप्रिया श्रीनेत ने शेयर किया है। प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है लेकिन रैली में बिल्कुल भीड़ नहीं है। उससे भी बड़ी एक और उन्होंने वीडियो शेयर किया, इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो है महाराष्ट्र का ही, जहां अमित शाह की रैली में देखिए लोग ही नहीं है। तो सोचिए, इस तरह से बीजेपी को पास बिल्कुल समर्थन नहीं हो दिख रहा है। लेकिन क्या वो महाराष्ट्र इसके बाद भी जीतेंगे? मैं आपको ले चलता हूं 2024 में किस तरह से बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में थी और एससी एसटी ने जोर का झटका दिया। जोर का ऐसा झटका था कि बीजेपी 241 पर सिमट गई। उसके बाद दिलीप मंडल की सेवाएं ली गई। पहला चुनाव हरियाणा हुआ। हरियाणा में बीजेपी बैकफुट पर थी। ओबीसी का सीएम लाया गया। दिलीप मंडल के जाने के बाद वहां ओबीसी के सीएम आए। उसके बाद एससी एसटी ओबीसी की गोलबंदी शुरू हुई और ओबीसी एससी ने जमकर बीजेपी को वोट दिया क्योंकि दिलीप मंडल का आइडिया काम कर रहा था। दिलीप मंडल का आइडिया था कि भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में जितने कास्ट एट्रोसिटी हुआ था एससी ओबीसी पर, जितने आरक्षण की चोरी हुई थी, उन तमाम मुद्दों को बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन दिया गया और वहीं पर कांग्रेस चूक गई और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। उसके बाद दिलीप मंडल का कद बढ़ा और अब दिलीप मंडल पूरी तरह से बीजेपी पर हावी हैं। योगी आदित्यनाथ का भाषण हो, प्रधानमंत्री का भाषण हो, अमित शाह का भाषण हो, सब कुछ दिलीप मंडल के आसपास चल रहा है। अब इसमें दिलीप मंडल लीड लेके हुए दिख रहे थे और हरियाणा चुनाव के बाद दिलीप मंडल का कद बढ़ा था। कांग्रेस में इसी दौरान जो लोकसभा चुनाव में जो लोग काम कर रहे थे, अनिल जैहिंद, चाहे अशोक भारती हो, चाहे शरद यादव जी की बच्ची हो, ये तमाम जो एससी एसटी ओबीसी के लोग थे, या प्रदीप नरवाल हैं, इन तमाम लोगों का अब कद बढ़ा है और इन लोगों को एजेंडे पर लगाया गया। राहुल गांधी ने नागपुर में संविधान बचाओ रैली की है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास ओबीसी के दो बड़े, सीएलपी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भी ओबीसी हैं, पटोले जो है वो भी ओबीसी से हैं। तो एससी एसटी ओबीसी को लेकर राहुल गांधी की राय बढ़ी और जैसे ही दिलीप मंडल का हमला तेज हुआ, जैसे ही दिलीप मंडल ने हरियाणा को क्लीन चिट बीजेपी को जिताया, उसके बाद से अब राहुल गांधी ने बड़ा फैसला किया और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव से पहले तेलंगाना में जाति जनगणना का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन सवाल है क्या इसके काट में बीजेपी जाति जनगणना का ऐलान कराएगी? मोदी यहाँ फंसते हुए दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने सवर्ण वोट को नाराज नहीं कर सकते हैं, सवर्ण उनको वोट करता है। तो देश भर में जाति जनगणना का ऐलान उनके पास तो नहीं है क्योंकि इससे सवर्ण वोट नाराज होगा। लेकिन सवर्ण वोट जाएगा कहाँ? कांग्रेस के पास जा नहीं सकते क्योंकि कांग्रेस जाति जनगणना करवाएगी, ईवीएम हटाएगी, अखिलेश यादव का वादा है। तो कांग्रेस मिला जुला के वो बीजेपी के साथ ही रहेगा। लेकिन एससी एसटी ओबीसी अब उससे भागेंगे क्योंकि दिलीप मंडल को बड़ा चैलेंज अब अशोक भारती, अनिल जैहिंद और सुभाषिनी के रूप में मिल रहे और
अनिल जयहिंद ने एक बैठक के बाद, एक मीटिंग, सूत्र बता रहे कि अनिल जयहिंद ने एक बैठक की तेलंगाना में और नोटिफिकेशन आ गया कि तेलंगाना में जाति जनगणना कराई जाएगी। अब इस खबर को प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा जा रहा है। महाराष्ट्र बहुत फर्टाइल लैंड है, वहाँ शिवाजी महाराज, फूले, साहू जी महाराज और ज्योतिबा फूले और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है। सोचिए, शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले और बाबा साहब की धरती, वहाँ सोशल जस्टिस की लड़ाई बहुत तेज है। और जिस तरह से जाति जनगणना की मांग वहाँ बीजेपी के ओबीसी नेता गोपीनाथ मुंडे ने किया था, तो वहाँ देवेंद्र फडणवीस बहुत कमज़ोर करी है बीजेपी के और उनके नाम पर तो वोट नहीं मिल रहा है। वहीं शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर आप वोट नहीं ला सकते क्योंकि वहाँ मराठा वर्सेज ओबीसी और एससी चलेगा और इसका फायदा अब वहाँ कांग्रेस को होता हुआ दिख रहा है। जाति जनगणना का कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है, बीजेपी हिचकिचा रही है, नहीं कर सकते, दिलीप मंडल भी नहीं करवा सकते हैं। अब बीजेपी के पास बचता है हिंदू मुस्लिम का कार्ड, जो दिलीप मंडल खेल रहे हैं, खासकर जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड की संपत्ति का मसला हो, जिस पर वो एससी ओबीसी का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि वो जमीनें आपको मिल सकती है। और दूसरी बात कि किस तरह से जामिया एएमयू जैसे संस्थानों में रिजर्वेशन नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट है, इस पर कांग्रेस चुप्पी साधे रखेगी। लेकिन जाति जनगणना का कांग्रेस ने कार्ड खेल दिया है, 50% रिजर्वेशन का भी कार्ड जो है वो कांग्रेस ने खेल दिया है। इसका मतलब है कि फिलहाल दिलीप मंडल के मुकाबले अब कांग्रेस एक बड़ी लीड लेते हुए दिख रही है और इसका असर आपको महाराष्ट्र के चुनाव में सीधे सीधे देखने को मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में अब कांग्रेस के पास ओबीसी के बड़े चेहरे आ गए हैं। दलित चेहरे में वहाँ वर्षा हैं, गायकवाड़ हैं या नितिन राउत हैं, उसके बाद पटोले जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इन सब के पीछे जो शख्स हैं वो ये शख्स हैं जो राहुल गांधी को एडवाइस करे। तो उनका जो योगेंद्र यादव वाला जो मामला है उसमें थोड़ी सी कमी आई है, क्योंकि पहले योगेंद्र यादव थोड़ा हावी हो रहे थे, चुनाव के बाद वो थोड़ी कमी है। तो अनिल जयहिंद और योगेंद्र यादव, अशोक भारती, सुभाष, इन सबका मिला जुला, क्योंकि अनिल जयहिंद की बात करें तो वो लंबे समय तक शरद यादव के साथ रहे हैं, जिस शरद यादव को राहुल गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। योगेंद्र यादव हमेशा से आरक्षण को लेकर उनकी समझ थोड़ी क्रिस्टल क्लियर नहीं रही है, एससी एसटी ओबीसी को लेकर उतनी समझ नहीं रही है, वो लेफ्ट आइडियोलॉजी से ज़्यादा प्रेरित हैं, लेकिन लेफ्ट वाला आइडिया चल नहीं रहा है। तो महाराष्ट्र में जो शिवाजी महाराज, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, अम्बेडकर साहब, ज्योतिबा फूले के आइडिया पर अनिल जयहिंद ने बढ़ चढ़ कर काम किया और उसी का नतीजा है कि तेलंगाना में जाति जनगणना की बात कही गई है। और राहुल गांधी के अब हर भाषण में आप प्रधानमंत्री के मुकाबले जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनकी एक सामाजिक राजनीतिक समझ है, वो तो एससी समाज से भी आते हैं, तो उनका भाषण आप देखिए, राहुल गांधी का भाषण देखिए, दोनों में अब तारतम्य है। जाति जनगणना बड़ा मुद्दा हो गया है, 50% कैप हटाएंगे, ये भी बड़ा मुद्दा बन गया है। तो महाराष्ट्र में अपने आप को कांग्रेस ने फिर से मजबूत स्थिति में ला दिया है और बीजेपी वहां बैकफुट पर जा रही है। देखना है इसके लिए दिलीप मंडल क्या करते हैं। अब ले चलते हैं आपको झारखंड में भी दिलीप मंडल ने पत्ते खोल दिए हैं और उनकी कोशिश है कि महतो और मंडल जो है वो जेएमएम के साथ न जाए, लेकिन यहाँ भी मामला चूक हो रहा है। हेमंत सोरेन लगातार ओबीसी आरक्षण को 27% करने का दावा कर रहे हैं, वो खुद सोशल जस्टिस के पैरोकार हैं और उसके बाद से ही एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाना हो, जाति जनगणना की मांग पर भी अब हेमंत सोरेन आगे बढ़ रहे हैं। तो पूरी देश की राजनीति जो है एससी एसटी ओबीसी के पास आ रही है और ये बात तो तय हो गया कि अगर अब कांग्रेस की सरकार आती है और अगर महाराष्ट्र और झारखंड बीजेपी हार जाती है तो राहुल गांधी कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर और एग्रेसिव तरीके से आगे आएगी, जाति जनगणना का मुद्दा भी वो उठाएगी और हर चुनाव में एससी एसटी ओबीसी के साथ वो बनी रहेगी। फिलहाल 10 साल से जिस तरह से कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिवाद मनुवाद बढ़ा है, एससी एसटी ओबीसी बीजेपी पर से जुड़ने से पहले अलग हो रहा है। और अगर झारखंड और महाराष्ट्र में अगर बीजेपी हार जाती है तो इसका सीधा असर यूपी और बिहार पर पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सोशल जस्टिस की धरती और वहाँ दोनों जगह बैकवर्ड बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं जहाँ दिलीप मंडल ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। अखिलेश यादव पर दिलीप मंडल ने बोलना जरूर शुरू किया है कि उन्होंने रिजर्व प्रमोशन वाला जो बिल हटाया, इससे समाज को नुकसान हुआ, ये मुद्दा है, लेकिन अखिलेश यादव ने उसको डैमेज कंट्रोल किया है और पीडीए के नारे के साथ वो आगे आ रहे हैं। तो मिला जुला के एससी एसटी ओबीसी की राजनीति अब जो है और सवाब पर है। आप लोग बताइए कि एससी एसटी ओबीसी के लिए अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से कौन ज़्यादा मकबूल है। मैं फिर कह रहा हूँ, 60 साल तक एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने, नेताओं ने, दलों ने कांग्रेस से लड़ा, 10 साल से फिर बीजेपी से लड़ रहे हैं। तो एससी एसटी ओबीसी की दोनों दल बात कर रही है, दोनों के जो एडवाइजर हैं वो एससी एसटी ओबीसी से हैं, लेकिन कौन ज़्यादा फायदेमंद रहेगा ये जरूर बताइए। मेरी राय है
कि SC ST OBC के जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कांग्रेस से गठबंधन हो तो ज़्यादा फायदेमंद है, बीजेपी से गठबंधन हो तो ज़्यादा फायदेमंद है। कांग्रेस बीजेपी दोनों उतना अगर स्वतंत्र है, अकेले चुनाव जीतती है तो ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। इसलिए मान्यवर साहब का वही नारा कि मजबूत नहीं मजबूर सरकार चुनिए, मिलीजुली सरकार चुनिए, बहुजनों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये आज की बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। और झारखंड महाराष्ट्र में से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब कांग्रेस ने भी पत्ते खोल दिए हैं और बीजेपी की मुश्किल बढ़ती जा रही। तो क्या बीजेपी को दिलीप मंडल नैया पार लगा पाएंगे या जाति जनगणना के मुद्दे पर अब बीजेपी फंस जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने जाति जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।